हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। क्लास 12th सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर के रिवीजन का ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराऊंगी जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट होगा। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिए हैं। आगे के 20 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर अब कराने जा रही हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई ई इज टू पावर एक्स देन व्हाट विल बी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ओके, तो हम देखते हैं, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। मुझे अगर थोड़ा टाइम लगेगा भी तो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई ई की पावर एक्स, इसे हम ओपन कर देते हैं। लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। मैं फिर आपको बता रही हूँ, इतनी डिटेल हमने कहीं नहीं करनी है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक छोटी छोटी बात आपको बता रही हूँ। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर मैंने इस क्वेश्चन को वर्बल करना है तो log m बाय log n 2 आगे आ जाएगा, log x और माइनस log ऑफ e की पावर x। तो ये केवल 2 log x माइनस x रह जाना है, जिसकी डिफ्रेंशिएशन 2 बाई एक्स माइनस 1 रह जाएगी। क्लियर है? तो ये तो मुझे तो देखो मुझबा नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको वर्बल करा रही हूँ मैं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। log m माइनस log n। अब log, इसमें एक और आइडेंटिटी होती है कि log ऑफ m इज़ टू पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है, तो ये हम इसको आगे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा log x, और log से e कैंसिल हो जाता है तो केवल x रह जाएगा। ये y आ गया, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2 log x की डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, x की 1, यानी कि ये आ गया 2 बाई एक्स माइनस 1। इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बाई एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन है वो होती है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो ये 2 तो एज इट इज़ 1 बाई एक्स की हो जाएगी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, और 1 की हो जाएगी 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर। इसके लिए हमें कोई ऑप्शन गिवन है नहीं, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। ऑप्शन होता तो हम उसमें से चूज़ कर लेते। ये 1 वर्ड का हमारा क्वेश्चन है। तो इतना सब आपने आंसर शीट में नहीं करना होगा, आपने वहाँ जस्ट अगर ये आंसर भी लिख दिया, यू विल गेट कंप्लीट मार्क। आगे बढ़ती हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ध्यान देना है, एट दिस पॉइंट t, एट द पॉइंट t ऑन द कर्व x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। ये हमें कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है। मान लो कोई भी कर्व है, ये कोई मैंने इमेजनरी कर्व बना दिया, इसका ये कोई पॉइंट है t, उस t पॉइंट पर ये टेंजेंट जा रहा है, तो भैया इस टेंजेंट की आपने इक्वेशन बतानी है। इस पॉइंट पर हमें जो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए इस टेंजेंट का स्लोप। वो स्लोप होगा m, जिसे हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स। यानी सबसे पहले तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। पॉइंट है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे x1 y1 होते हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारी होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। तो ये सारा आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो अब सबसे पहला काम है भी स्लोप निकालना। स्लोप के लिए हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए आप क्या करोगे, कर्व भी पैरामीट्रिक फॉर्म में है, कर्व भाई पैरामीट्रिक फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स निकल नहीं सकता, डी एक्स बाई डी टी निकलेगा, डी वाई बाई डी टी निकलेगा। तो फटाफट आपको हाथ चलाना पड़ेगा। ये एक्स है, ये वाई है, और ये सब आपने फाइनल में फेयर में नहीं लिखना, कोशिश करना जितना रफ में कर सको, मुझबानी कर सको। तो डी एक्स बाई डी टी में 3 आगे ए कॉस स्क्वेयर टी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी। देखो मैं तो अगर करती तो मैं कैसे करती एग्जाम में, मैं ये भी आपको बताऊंगी। 3 आगे ए पीछे, साइन क्यूब है तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी साइन स्क्वेयर टी, और साइन की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कॉस टी। अब मैं अपना तरीका आपको बताती हूँ कि इफ़ भाई आई वुड बी देयर, अगर मैंने एग्ज़ाम देना है और ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने आ रहा है तो मैंने कुछ नहीं करना था, मैंने सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। एक्स मेरे सामने, आपको मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि भाई कैसे आपने पेपर में जल्दी से सवाल को कवर करना है साथ साथ। भाई ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब इसकी डिफ्रेंशिएशन को इसकी डिफ्रेंशिएशन से भाग करना है। तो ये ऊपर लेंगे 3a साइन स्क्वेयर टी कॉस टी माइनस 3a कॉस स्क्वेयर टी साइन टी, ये कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस, साइन से साइन, और ये आ गया टेंजेंट टी।
1 ही मिनट में dy बाई डी एक्स आ गया। और यहाँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क आपने समझना है। तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, जब हम इन दोनों को भाग करेंगे, मैं तो आपको ये लॉन्ग मेथड से समझा रही हूँ। मान लो यही क्वेश्चन बड़े 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपका आ जाएगा, तो भाई आप क्या करोगे, साइन से साइन, कॉस से कॉस, 3a से 3a कैंसिल, ये बन गया माइनस का टेंजेंट टी, ठीक है। पॉइंट आपके यही रहेंगे क्योंकि कोई और टी का मतलब यही पॉइंट है। ये x1 है और ये आपका y1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बताई थी मैंने, y माइनस y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1। तो बेटा y1 की जगह हम रखेंगे a साइन क्यूब t, स्लोप हो गया माइनस टेंजेंट t, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको टेंजेंट नहीं रखूंगी क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ साइन आ रहा है, तो ये बनेगा माइनस साइन t बाय कॉस t। तो माइनस साइन टी बाय कॉस टी, और x1 हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा a कॉस क्यूब टी। अगर यहाँ t की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते, मान लो पाई बाई 4 दे देते, तो हम इनमें पाई बाई 4 रखते, फिर वो x1 y1 बनता, ठीक है। हम यहाँ पाई बाई 4 या पाई बाई 3 जो भी दे रखा होता वो रखते, तो उस पॉइंट पे फिर हम टेंजेंट निकालते। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ा सा है ये क्वेश्चन लेंथी, आई एग्री, लेकिन थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। माइनस a कॉस टी साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन टी प्लस a साइन टी कॉस क्यूब टी। सबको इधर ले आओ, x की टर्म को भी माइनस है, प्लस हो जाएगी साइन टी इंटू एक्स, प्लस यहाँ देखो मेरी फिंगर के पास कोस टी इंटू वाई, और इज इक्वल टू, मैं इसको उस तरफ ले जा, ये टर्म तो ऑलरेडी यही है, a साइन टी कोस क्यूब टी प्लस a कोस टी साइन क्यूब टी। a बाहर ले लिया, साइन टी कॉस टी, ध्यान देना, a बाहर साइन बाहर कॉस बाहर, तो कोस क्यूब था ये बन गया कोस स्क्वेयर टी, a बाहर कॉस बाहर साइन बाहर, साइन क्यूब था ये बन गया साइन स्क्वेयर टी। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन टी इंटू एक्स प्लस कोस टी इंटू वाई इज इक्वल टू a साइन टी कॉस टी। इसकी जगह पर आप 1 लगा दोगे तो फाइनल आंसर में, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी ना दरअसल उतार दी है, तो आई विल राइट द आंसर हेयर साइन टी इंटू एक्स प्लस कॉस टी इंटू वाई इज इक्वल टू a साइन टी कॉस टी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब समझे नेक्स्ट क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन है। इज टेंजेंट लाइन ऑफ दिस कर्व एट फिलिप्स पॉइंट। ध्यान से समझें, ये लाइन इस कर्व पर खालिस्तान पॉइंट पर टेंजेंट बनाती है, यानी हमें ये बताना है कि हमारा जो कर्व है वो तो ये है और जो लाइन है वो ये है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से अगर मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो m कितना आ गया, 1 आ गया। m क्या है, टेंजेंट का स्लोप। m क्या है, टेंजेंट का स्लोप। इस लाइन का, भाई ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट लाइन है, इस लाइन का स्लोप हमने इससे निकाला तो 1 आ गया, ठीक है। ये हम 11th में सीख चुके हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप पॉइंट फॉर्म। इस लाइन का स्लोप 1 आ गया, इस लाइन का स्लोप 1 आने का मतलब क्या है, किसका स्लोप 1 आ गया, टेंजेंट का। भैया टेंजेंट का स्लोप 1 आ गया, लेकिन टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स से भी निकलता है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, 2y dy बाई डी एक्स बराबर है कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4/2y, 2 दूनी 4 यानी कि 2/y। ये भी टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने बताया कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ये भी उसी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी उसी टेंजेंट का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y उधर जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो ये हो गया 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, 4 से 4 कट गया, x 1 आ गया, y 2 आ गया, हमारा आंसर 1,2 आ जाएगा। समझ पाए हैं आप इस बात को, आपको इसकी थोड़ी डेप्थ पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है भाई ये टेंजेंट लाइन है और ये कर्व है, कर्व की डिफ्रेंशिएशन से हमें टेंजेंट का स्लोप मिलता है, वो हमने निकाला, 2/y आया।
टेंजेंट लाइन की इक्वेशन से खुद हमें स्लोप मिलता है, +1 में हम सीख चुके हैं, वो हमने निकाला। दोनों स्लोप्स हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, जिससे y की वैल्यू आई। y की वैल्यू को कर्व में वापस रखा, x की वैल्यू आई और वो पॉइंट हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 ⁻³ dx। ये 4 ऑप्शन है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n+1/n+1 + c। तो जब हम इसकी बात करते हैं, शॉर्ट में बताऊंगी तो इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x + 1 की पावर 1/3 + 1 1/3 + 1। अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ x का कोफिशिएंट अदर देन 1 है तो ये डिवीजन में आ जाएगा 1/2 + c। इसको जरा सॉल्व करके देखो, 1/3 में 1 जोड़ोगे 4/3, तो ये हो गया 2x + 1 की पावर 4/3, ये हो गया 4/3 और ये 2 डिनोमिनेटर में है तो ये हो गया 8/3। 8/3 को जरा उल्टा करोगे तो ये बनेगा 3/8। 2x + 1 की पावर 4/3 + c। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 फिर हमारा इंटीग्रेशन का आ जाता है, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x/1 + x²। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, तो देखो मैं पहले कहती हूँ कि कैलकुलस के लिए आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए। टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 + x²। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, यानी कि हम ये आंसर्स हैं आपके 4 ऑप्शन है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, पोज करके स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमने क्या कर दिया, टेंजेंट इनवर्स x को z पुट कर दिया। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन की तो इसकी डिफरेंशिएशन आ गई 1/1 + x² dx = dz। अब जरा अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाओ, साइन ऑफ, ध्यान देना, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। और अगर इस 1 + x² को मैं या dx के नीचे ले जाऊं या ऐसे लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने माना है z, तो ये बन गया साइन z और ये पूरी टर्म यहाँ से क्या बन गई dz। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos z + c। z को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया -cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स x + c। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 26, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड है, e⁻x cos e⁻x dx। 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके इंटीग्रल में से आएंगे। तो आप यहाँ देख भी सकते हो कि हमारे पास एक ये आ चुका है, एक ये आ चुका है, 2, एक आधा नंबर इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज आप देख लीजिए 3 4, एक ये आगे आया हुआ है 5 और एक और है आगे 6। इससे केवल इंटीग्रल की बात कर रही हूँ मैं, डेफिनेट की नहीं। तो ये फिर से सब्स्टिट्यूशन का मेथड कहाँ है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, ex cos ex, तो ex को z रखेंगे। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e⁻x dx क्या हो जाएगा, dz। ये जो इंटीग्रल है ये कैसे बनेगा, ये बनेगा cos ऑफ e⁻x और इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे e⁻x dx, ठीक है। तो ये बना cos ऑफ z और ये पूरा हमारा बन जाता है dz, ठीक है। ये पूरा हमारा बन जाता है dz। cos z की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन z + c। z का मतलब है e⁻x, साइन ऑफ e⁻x + c हमारा आंसर आ जाएगा। बाय पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 27, x e⁻x को इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का रूल मैं बता चुकी हूँ, आप मेरे इंटीग्रल के चैप्टर देखें। आइलेट इनवर्स, तो ये देखो एक ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1 मिनट भाई, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साथ में dx। ध्यान दें, x e⁻x माइनस ये हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन हो जाएगी e⁻x dx, ठीक है भाई, ध्यान से समझें। ये तो एज इट इज आ गया, e⁻x 1 को मल्टीप्लाई करोगे e⁻x, फिर से इंटीग्रेट करिएगा e⁻x + c आ जाना है। दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 फिर से इंटीग्रल का है। ये है 1/x - 1 × x - 2। क्वाड्रेटिक है वैसे, लेकिन फैक्टराइजेबल है, तो जब ये फैक्टराइजेबल है तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ a/x - 1 + b/x - 2, ठीक है। इधर एलसीएम लेंगे,
एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन कैंसिल, ए इंटू एक्स माइनस टू कैंसिल, बी इंटू एक्स माइनस वन, वन बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। जिन बच्चों को लग रहा है जल्दी हो रहा है तो देखो सिलेबस अब हम रिवीजन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो यहाँ मैं बहुत डेप्थ नहीं कराऊंगी। आप इसके लिए मेरे इंटीग्रल के लेक्चर्स देखिए, मैंने हर टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में सारा 7th चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। क्या तरीका बताया था मैंने, एक बार x की जगह पर 1 रख दो, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ 1 रखोगे तो 1 में से 2 माइनस करोगे -1, और यहाँ 1 रखोगे तो 0, यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई -1। इसी के अंदर एक बार आप x की जगह 2 रखोगे, ध्यान देना इसी के अंदर, इस स्टार के अंदर, तो 1 इज इक्वल टू ए, 2 माइनस 2 हो गया 0, b की जगह 2 माइनस 1 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, a माइनस 1 b 1। इस रिजल्ट को देखो मैं यहाँ ऊपर डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, -1 बाय एक्स माइनस 1 और +1 बाय एक्स माइनस 2, यानी ये जो रिजल्ट था इसे हमने इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों की सेपरेट करने जा रहे हैं, तो मैं एक ही बार में कर देती हूँ, -1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 डी एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस का सी आएगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, तो m ऊपर x माइनस 2, n नीचे x माइनस 1 प्लस में आपका क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये आपका है बेटा जी, आप ये क्वेश्चन नंबर 28, आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो और इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इंटीग्रल से ही, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा। कैसे पता लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, आप देखो x² साइन एक्स क्यूब, जब इस तरह पावर हमारे पास आ जाती है तो वो लंबा पड़ता है अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि x³ की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x² ने ज़रूर आना है। तो यहाँ से हम एक क्लू पकड़ते हैं और हम क्या करते हैं, पुट x³ इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, एक नंबर का है, 3x² dx क्या हो जाएगा dz, तो ये वैल्यू यहीं रखकर 3 को उधर ले गए, तो x² dx क्या हो जाएगा dz बाई 3। ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप ज़रा इधर उधर कर दीजिए, मतलब साइन x³ मैंने ले लिया, साइन x³ मैंने आगे ले लिया एक ब्रैकेट में, और इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया, x² dx, तो x² dx क्या है dz बाई 3, तो x³ की जगह मैंने z रखा, तो ये हो गया साइन z dz बाई 3, 1/3 को बाहर ले लो, साइन z की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस z प्लस c, z की वैल्यू क्या है x³ रिप्लेस कर दो, -1/3 कॉस x³ प्लस c, सिंपल, क्लियर है। कोई भी डाउट है बेटा जी, बिल्कुल फ्री माइंड से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, फिर भी ना मिले तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक ज़रूर भेजूँगी, उसमें आप मुझसे चैट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर मेरे लेक्चर समझ आते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ मेरे लेक्चर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/4 एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन x इज। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने कोई कर्व वगैरह नहीं बनाना है, आपने सीधा इसकी इंटीग्रेशन करनी है साइन x की, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस x, 0 से π/4 तक, माइनस हटाना हो तो लिमिट उल्टी कर दो, हाँ, ये हो जाएगा कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से 0 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस 0 1 होता है, कोस π/4 1/√2 होता है। इसको आप अपना सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये हमारा, √2 आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, √2 - 1/√2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आप इतना आप इसको चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, चाहो रैशनलाइज कर दो, अदरवाइज मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो है ना ऑप्शन में ये नहीं शो हो रहा है, ऑप्शन में इसका आंसर ये 1 शो कर रहा है, तो अगर ये लिमिट हमारी π/2 होती
ठीक है, समझे मेरी बात को। तो cos पाई बाय 2 हमारा 0 होता, 1 माइनस 0 0 बन जाता। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपने अपना सॉल्यूशन जरूर करके आना है, उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट है या रॉन्ग आंसर हो तो उसके मार्क्स जरूर मिलते हैं, पर वो मिलते उन बच्चों को हैं जो करके आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारा आंसर यही आएगा। अगर लिमिट पाई बाय 2 होती यहाँ पर तो हमारा आंसर 1 आ जाता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स फ्रॉम -5 to 5। मॉड एक्स का वैसे तो दो तरीके से होता है, आप इसको ब्रेक करें -5 से 0 पे, 0 से 5 पे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि मॉड एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी फंक्शन में हम x की जगह -x रख दें और वो वैल्यू f(x) के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन इवन होता है। भाई f ऑफ -x f(x) के इक्वल हो तो मॉडलेस ऑफ -x और मॉडलेस ऑफ x ऑलवेज सेम होता है। तो मॉड x एक इवन फंक्शन हो गया। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है -a to a f(x) dx। अगर ये फंक्शन इवन है तो ये 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx बनता है अगर f(x) इवन है, ध्यान रखना। और यही इंटीग्रेशन 0 बन जाती है अगर f(x) ओड फंक्शन है। क्लियर है बात, आपको ये दिख रहा है। तो ये इवन फंक्शन है तो ये डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा 0 to 5 मॉड x dx। और 0 से 5 के बीच में मोड हमेशा पॉजिटिव आएगा तो ये बन जाएगा 0 to 5 x dx। x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x²/2। लिमिट क्या है 0 से 5, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए 5²/2 माइनस 0²/2। ये मैंने रफ वर्क बताया है यहाँ आपको। 5² कितना होता है 25/2। हाँ, ये 2 लगाना भूल गई मैं, 2 लगाना भूल गई आइडेंटिटी का, तो यहाँ 2 आ जाएगा साथ में। तो ये 2 थ्रू आउट बाहर चलेगा, इस पूरी लिमिट के भी बाहर चलेगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 25 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं -5 से 0, 0 से 5, फिर दोनों इंटीग्रेट, दोनों में लिमिट रखोगे, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू d²y/dx² इज। डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, ये देखो, डिग्री के लिए हम देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा जो है वो कितना है d²y/dx²। देखो ये तो dy/dx है और ये d²y/dx² है, तो d²y/dx² है हाईएस्ट ऑर्डर हमारा। तो अगर हम ऑर्डर की बात करते तो ऑर्डर आ जाता 2, और इसकी पावर कितनी है, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, एक ही है, तो ये हमारी डिग्री आ जाएगी। तो हमारी डिग्री 1 आ जाएगी। ठीक है, अभी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसकी जो पावर होती है वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। आगे बढ़ती हूँ मैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने कांस्टेंट होंगे, 4 होंगे। 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 कांस्टेंट होंगे। 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 कांस्टेंट होंगे। ठीक है भाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34। अभी देखिए वो लंबे आए तो ये बहुत वर्बल से क्वेश्चन है, बिल्कुल बस स्टेटमेंट पढ़ के ही हम आंसर दे पा रहे हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अब आपको ये पेपर में अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो हम बहुत डिटेल में करेंगे। हम इसको वेक्टर ए लेंगे, इसको वेक्टर बी लेंगे, फिर इनके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलती है आपको याद होना चाहिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर भूल गए होंगे आप लोग। a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर ये हमारा वेक्टर a है और ये हमारा वेक्टर b है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a डॉट b हमारा क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट का सम, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। तो ये आपका मेन पॉइंट है। अगर आपको याद है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात होती है। तो ये हमारा पूरा वेक्टर a है, ये हमारा वेक्टर b है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो i वाला कंपोनेंट i वाले से गुना कर दीजिए, 5 × 3 प्लस j का यहाँ 1 है, यहाँ j का -4 है, तो 1 × -4, और यहाँ है -3 × 7। जस्ट मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। 15 - 4 - 21,
15 माइनस 25 माइनस 10। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये भी समझाने में मैं कह रही हूँ टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना कोई टाइम इन क्वेश्चंस में लग नहीं रहा, पीछे वालों में थोड़ा लगा है। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर 1 2 3 एंड -3 4 0 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल वेक्टर ए बी। देखो ए का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, ए का ध्यान देना, ये इसका मतलब वेक्टर ओ ए क्या है, आई 1i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर ये है, ये पॉइंट है, तो ये क्या बनेगा, ओ बी -3i -4j प्लस 0k। हमें निकालना है वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ओ बी माइनस ओ ए, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। ये सब कुछ नहीं लिखना एग्जाम में, मैं तो बिल्कुल देखो आपको समझा रही हूँ, बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रही हूँ, कहीं आप सोचो कि बहुत लंबा सॉल्यूशन जा रहा है। -3 -1 -4i -4 -2 -6j 0 -3 -3k, ये आंसर आ जाएगा। इतनी देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी अगर आपने समझ रखा है। ये तो मैं आपको डिटेल याद दिला रही हूँ कि भाई हो सकता है आप भूल गए हों। तो -3i -4j प्लस 0 के लिखो ही मत, और -i प्लस 2j प्लस 3k घटा दीजिए, -3i -i -4i -4j -2j -6j और -3k। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मैं पहले ही आपको वर्बल यहाँ बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी देखो बिल्कुल मुजबानी क्वेश्चन है। ए क्रॉस ए डॉट बी, एक ध्यान देना, ए क्रॉस ए जब सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो वो जीरो वेक्टर बन जाता है, जीरो डॉट बी। और दो वेक्टर में से अगर एक वेक्टर जीरो है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगी, जीरो। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37, द डायरेक्शन कोसाइंस, ध्यान देना, ऑफ द प्लेन, प्लेन क्या है, 2x - 3y - 6z - 3 इज इक्वल टू 0। प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0, जिसमें ये जो ए बी सी होते हैं, दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी जो एक्स का, वाई का और जेड का कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशो होता है। और अगर हमें डायरेक्शन रेशो को डायरेक्शन कोसाइन में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, ए डिवाइडेड बाय a² + b² + c² का अंडर रूट, b को भी और c को भी, याद करें आप ये सारी बात। तो यहाँ पर जो हमारे डायरेक्शन रेशोज हैं वो क्या हैं, 2 -3 -6, एक बार इनका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 के स्क्वायर का अंडर रूट करो, कितना आया 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 + 4 40 + 9 कितना आ गया 7। बात को समझें, a² + b² + c² का अंडर रूट 7 आ गया। अब अगर मैं इन सब डायरेक्शन रेशोज को 7 से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, 2/7 -3/7 और -6/7। वेक्टर्स का कंप्लीट चैप्टर मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो वहाँ से देखें, समझे, बहुत ईजी है वेक्टर्स एंड 3D, तो आप वहाँ से इनको समझ के कर सकते हैं। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। तो पेन बिल्कुल नहीं चलाना था, मैंने फिर बता रही हूँ, मुझे दिख रहा था कि ये डायरेक्शन रेशो है 2 -3 और -6, मैंने सिर्फ इतना करना था कि 4 + 9 + 36 भाई 7 आ गया, तो 2/7 -3/7 -6/7, ये आधा मिनट का आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, 1/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला आप याद कीजिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये इंटरसेक्शन को देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बी की प्रोबेबिलिटी है 1/5, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/4, दोनों को उल्टा करोगे कितना आ जाएगा हमारा 4/5। ठीक है भाई, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये लास्ट दो क्वेश्चन और हैं जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी में से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 39, थोड़ा इसको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा अजीब है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडिंग बाय 2 and 3 फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ध्यान देना क्या क्वेश्चन है, 100 नेचुरल नंबर है, 100,
उनमें से 3 नंबर छांटने हैं, 3। तो पहले तो ये देखना है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 100C3 होंगे। हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम 100C3 को सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमारे पास 100 नंबर्स हैं जिसमें से 3 नंबर्स चूज़ करने हैं, तो ये तरीका है। और प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि ऐसे 3 नंबर छांटें जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी। अब एक बात को आप समझो कि जो नंबर्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स एक्चुअली किस से डिवाइड हो रहे हैं, 6 से। तो हमें पूरे 1 to 100 में हमें ये देखना है कि 6 से डिविजिबल कितने नंबर हैं। सिंपल 6 की टेबल ले लो, 6, 12, 24 और ये कहाँ तक जाएगा, 16, 6 जा 96 तक, यानी 16 नंबर ऐसे हैं जो 6 की टेबल में आने वाले हैं हमारे। ठीक है, बात समझ आ रही है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से कोई 3 नंबर हमने छांटने हैं, तो ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स। उन्हीं नंबर्स में से प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है, प्रोबेबिलिटी उन नंबर्स की लेनी है कि वो तीनों ही नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हों, यानी कि वो तीनों ही नंबर 6 से डिवाइड होते हों। तो 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 16। अब 16 में से कितने छांटने हैं, 3। तो इवेंट की फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 16C3। तो जो ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, 16C3 बाय 100C3 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था, आपको लॉजिक को समझना है कि 100 नंबर्स हैं लेकिन उनमें से 3 नंबर छांटने हैं, तो 100C3। वो प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहे, जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे इट मीन्स वो 6 से डिवाइड, भाई 2 से भी हों 3 से भी हों, यानी 6 से डिविजिबल हो। 6 से 16 नंबर डिविजिबल हैं, उनमें से 3 यानी 16C3 बाय 100C3। And this is the last question of September 2021 question paper. If A, B, C are 3 independent events, then probability of A intersection B intersection C. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये सिर्फ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाती है। तो बेटा जी ये था 2021 सितंबर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। किसी भी डाउट के लिए ज़रूर कमेंट करें, अपने सजेशंस दें। लेक्चर उसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लेक्चर पहुंचाएं। थैंक यू।